हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था, काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमने कवर भी कर लिया था, जिसमें हमने जाना प्लांट्स के बारे में, पोषण के बारे में, पोषण के तरीकों के बारे में, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था। फिर हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उत्पाद किस प्रकार से बनता है। आज हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस में जो उत्पाद बना था ग्लूकोज, यानी कि वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनका निर्माण यहाँ पे पौधों में होता है और किस प्रकार से होता है। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने जाना यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, पौधे क्या होते हैं और पौधों की क्या यहाँ पे भूमिका होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आया है वो है न्यूट्रिशन। हमने जाना पोषण क्या होता है। हमने कहा ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर का विकास और रखरखाव होने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषण है, पोषण के कौन कौन से तरीके आते हैं। दो प्रकार के तरीकों की हमने बात की थी, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं स्वपोषी होते हैं। उनमें क्या होता है, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहे हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे स्वपोषी होंगे। अगर हम यहाँ पे परपोषी की बात करें, हमने कहा वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आई थी वो हमने कहा प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा था, यानी कि फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे स्वपोषी पोषण, हमने कहा स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें। और जिस विधि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के स्थान की अगर बात करें, हमने कहा जहाँ पे जो भी पार्ट ग्रीन होगा, पौधे का जो भाग यहाँ पे हरा होगा, वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, और जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वही होगी जहाँ पे क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने कहा मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्थान कहाँ है प्रकाश संश्लेषण का, तो आप कहेंगे पत्तियां क्या है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो एक रिएक्शन के माध्यम से हमने समझाया था कि क्या यहाँ पे हो रहा है, और हमारे पास प्रोडक्ट आया था यहाँ पे क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज क्या है, हमने कहा ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में। अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, हमने कहा ये क्या है, जटिल रूप। दो उत्पाद हमारे पास आए थे, एक तो ग्लूकोज, सेकेंड यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो है उसका उपयोग पौधे के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे जो दूसरा उत्पाद है ऑक्सीजन, इसका पौधे में कोई भी कार्य नहीं है, इसीलिए पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने आप से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि प्लांट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हमने डिटेल में जाना था क्या क्या प्रोसेस होती है। इसमें हमने जाना था फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, यानी कच्ची सामग्री क्या क्या होगी, पौधा उस कच्ची सामग्री को कहाँ से प्राप्त कर रहा है, जिसमें हमने क्लोरोफिल का कार्य जाना, हमने स्टोमेटा का कार्य जाना। इस प्रकार से हमने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट हमने बात की है फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पौधे का भोजन है। जब तक पौधे को भोजन नहीं मिलेगा तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर पौधे का डेवलपमेंट नहीं हुआ, पौधा जीवित नहीं रहा, तो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत यहीं पे खत्म हो जाएगा, जिससे कि जितने भी जीव जंतु यहाँ पे हैं पृथ्वी पर, उन सबका जीवन संकट में आ जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के क्या क्या, सिर्फ हरित लवक के बारे में जाना है, क्लोरोफिल के बारे में जाना है, सिर्फ एक ही पिगमेंट की हमने बात की है। हमने कहा पौधे क्या होते हैं, हरे हरे रंग की होती हैं। और अगर आप कुछ इमेजेस को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग रंगों की पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी, बल्कि हरे रंग के अलावा बहुत सारे कलर होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आए थे कि क्या इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक तत्व यहाँ पे है। अब यदि हमने कहा क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, हरा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस पौधे की, तो इसमें क्या है, इसका कलर क्या है, यहाँ पे येलो कलर है, पीला कलर है।
हम यहाँ पे इस पौधे की बात करें तो इसका कलर कैसा है, पिंक है। तो क्या इन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा हाँ। जो पौधे जिनमें जो हरे रंग के नहीं भी होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि पौधों में एक से अधिक यहाँ पे क्या होते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जिस पिगमेंट की मात्रा अधिक होगी हमें वही कलर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस पत्ती की बात करें, यहाँ पे क्लोरोफिल की जो मात्रा थी वो अधिक थी, इसलिए हमें ये जो पत्ती है वो हरे कलर की दिखाई दी। अगर हम इस पत्ती की बात करें, हमने कहा यहाँ पे जो पीले कलर के लिए जो वर्णक होगा उसकी मात्रा अधिक है, इसीलिए हमें ये पीले कलर की पत्तियां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि इस पत्ती में क्लोरोफिल होगा लेकिन कम मात्रा में होता है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना अलग अलग कलर की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादप भोजन का संश्लेषण। देखिए यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, ये हमारा रिवीजन चल रहा था। हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक हमने कहा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या होगा, वहां पे ग्लूकोज का निर्माण होगा और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब जो हेडिंग हमारे पास है वो हमें बता रही है कि जो पादप होते हैं, पादप में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और जो भोज्य पदार्थ है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। और कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं प्लांट में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जब हमने कहा हम अपना भोजन पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं, तो भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हैं, ताकि हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो सके और हमें अलग अलग जो पोषक तत्व हैं उनका कार्य वो हमारी बॉडी में कर सकें। जैसे कि सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, तीसरा है फैट। तो ये सारी चीजें भी हमें कहाँ से, प्लांट से ही प्राप्त हो रही हैं। अभी तक हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की है, हमने प्रोटीन और फैट की बात नहीं की है। तो यहाँ पे आप बढ़ेंगे, आप देखेंगे द स्टार्च और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट synthesized by the plant which is composed of carbon, hydrogen and oxygen। ये आपको क्या बता रहा है, स्टार्च या ग्लूकोज पौधे द्वारा संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। यही मैंने आपको कहा था। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ की जटिल अवस्था है। और अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ पे सरल अवस्था को हमें बता रहा है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से यहाँ पे मिलके बना है। कैसे आपको पता चला कि ये तीन चीजों से मिलके बना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है क्या होता है। आपने देखा C6H12O6। क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है, कार्बन यहाँ पे आ गया है, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है, यानी कि तीन चीजों से मिलके बना होता है ग्लूकोज, जिसका निर्माण फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने कहा समटाइम्स दीज simplest form of carbohydrates are utilized to synthesize other food nutrients like fat, protein, etc. कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के इन सबसे सरल रूपों का उपयोग अन्य खाद्य पोषक तत्वों जैसे वसा या तेल, प्रोटीन आदि के संश्लेषण के लिए किया जाता है। तो क्या होगा, जब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया है, यानी ग्लूकोज का निर्माण हो गया है, अब ग्लूकोज के ही माध्यम से क्या होगा, जो और पोषक तत्व होते हैं उनका निर्माण होगा। क्या क्या पोषक तत्व हैं, वसा आ गया है, फैट आ गया है और प्रोटीन यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, आपने कहा स्टार्च और ग्लूकोज इज रिच इन सीड लाइक व्हीट, राइस एंड वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक पोटैटो, ट्यूबर। आपको बताया जा रहा है स्टार्च या ग्लूकोज गेहूं, चावल और पौधे के विभिन्न भागों जैसे आलू के कंद में सबसे समृद्ध होते हैं। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है वो आपको बता रहे हैं। आपने कहा कि जो यहाँ पे गेहूं और चावल होते हैं या फिर जो आलू होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, समटाइम्स द स्टार्च और ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन देयर सीड लाइक ऑयल सीड, एग्जाम्पल है सनफ्लावर सीड। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है इनका जो स्टोरेज है ये बीज में जब इन्हें स्टोर कर लेते हैं तो ये फैट में, इनके वसा में परिवर्तित हो जाता है और अब यहाँ पे क्या करेगा, फैट का निर्माण करेगा।
तो आपने क्या पढ़ा, कभी कभी स्टार्च या ग्लूकोज उनके बीजों जैसे तिलहन में तेल के रूप में जमा हो जाते हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ही यहाँ पे क्या होगा, वसा का निर्माण हो गया है। किस प्रकार से वसा का निर्माण हुआ, जो ग्लूकोज था वो बीजों में संचित हुआ या उसे स्टोर किया गया है और अब वो फैट के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो अलग अलग कार्य होते हैं। जब आप पढ़ोगे पोषक तत्वों के बारे में सेकेंड चैप्टर में, जब आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में पोषण, वहां पे हम जानेंगे पोषक तत्वों के बारे में। इनमें सारे ही पोषक तत्व शामिल होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, फैट होगा, मिनरल्स होंगे। तो हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कौन सा जो पोषक तत्व है किस प्रकार के भोजन से हमें प्राप्त हो रहा है और किस पोषक तत्व का क्या कार्य है। तो तभी आप जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या अंतर है, या फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या अंतर है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो अगली हेडिंग हमारे पास आती है वो है प्रोटीन। अभी तक हमने पढ़ा फैट के बारे में, दो चीजों के बारे में हम जान चुके हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है यहाँ पे फैट। ये सारी चीजें कहाँ हम पढ़ रहे हैं, किसी प्लांट में किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, किस प्रकार से वसा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे वसा हमें कहाँ पाई जाएगी, जो यहाँ पे जिन बीजों से हमें तेल प्राप्त हो रहा है उनमें हमें वसा पाई जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा व्हेन द प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलोंग विद द नाइट्रोजन एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड प्रोटीन। देखिए अभी तक हमने सिर्फ तीन चीजों के बारे में बात की थी, कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में। जब ये तीनों चीजें यहाँ पे हमारे पास थी तो हमने कहा इसे कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जिसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, आपने पढ़ा जब पौधे के पोषक तत्वों में नाइट्रोजन तत्वों के साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं तो इसे प्रोटीन कहा जाता है। अब प्रोटीन में क्या होगा, प्रोटीन में क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी आ गया। यही कहा गया कि यहाँ पे क्या होगा, अब नाइट्रोजन भी ऐड हो गया है। जब इन सबके साथ नाइट्रोजन आ जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। अंतर समझ आ गया आपको, जब हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है तो सिर्फ तीन चीजों की बात हो रही थी, जब हमने कहा प्रोटीन है तो अब हम चार चीजों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, आप द एलिमेंट नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम अ सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट बाय द एक्शन of some bacteria present in the soil and forms amino acid which is then converted into the protein। यानी कि नाइट्रोजन तत्व मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन के रूप में मिट्टी से आते हैं और अमीनो एसिड बनाता है, जो बाद में प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। जब हम वसा के बारे में पढ़ रहे थे, हमने कहा वसा का निर्माण किस प्रकार हुआ है, जब जो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है वो बीजों में संचित हो गया। जब बीजों में संचित हो गया तो अब वो क्या है, वसा में परिवर्तित हो गया। और प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार होगा, देखिए प्रोटीन के निर्माण में क्या था, ये तीन चीजें यहाँ पे थी। जब यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड हो जाता है तो ये क्या है, प्रोटीन में परिवर्तित होगा। अब ये जो नाइट्रोजन ऐड हो रही है ये कहाँ से ऐड हो रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। और ग्लूकोज का निर्माण कैसे हो रहा है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब हो रहा है। तो हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट से ही क्या है, जो भोजन के अन्य रूप है उनका निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए तीन चीजों की आवश्यकता जो थी वो कहाँ से पूरी हुई, जब यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हुआ। अब अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कहाँ से आया, नाइट्रोजन जो आता है वो मिट्टी से आता है। वैसे तो जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे पर्यावरण में होती है और सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन ही होती है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना आवश्यक हो जाता है। तो क्या होता है, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है यानी कि जो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है
उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। अब जब उन्होंने नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में परिवर्तित कर दिया तो नाइट्रेट और नाइट्राइट का जो अवशोषण है वो पौधे के द्वारा होगा। जब पौधे के द्वारा इसका अवशोषण होता है तो अब यहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसिड बन जाता है और अमीनो एसिड के द्वारा ही यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होगा। देखिए, एक अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे। तो अमीनो एसिड के निर्माण के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, हमें पर्यावरण में जो नाइट्रोजन है, जब उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा किनके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, तब क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो पौधे को मिल पाती है। अब जब नाइट्रोजन पौधे को मिली तो अमीनो एसिड बनेगा और बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन का निर्माण करेंगे। जैसे कि हम जब दालें खाते हैं तो हम दाल को क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के अगर कार्य की बात करें तो हमने कहा हमारे शरीर का रखरखाव जो करता है वो प्रोटीन ही करता है। हमारे शरीर की वृद्धि में भी क्या है, प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमने क्या कहा, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रखरखाव से क्या मतलब है, जैसे कि हमें कभी चोट लग जाती है, हमारा कहीं पे बॉडी में कहीं पे छिल जाता है, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो जो चोट है वो ठीक होने लगती है और हमारी जो स्किन, हमारी जो त्वचा पहले थी वैसे ही हो गई। तो क्या हुआ, हमारे शरीर का जो हिस्सा कट गया था या फिर जो डैमेज हो गया था, खराब हो गया था, उसके स्थान पे जो नई स्किन आई, जो नई त्वचा वहां पे बन रही है, वो किसके द्वारा बन रही है, प्रोटीन का वहां पे योगदान है। इसीलिए प्रोटीन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, देयरफॉर प्लांट्स आल्सो मेक फैट एंड प्रोटीन एज देयर फूड, यानी कि इसीलिए पौधे भी वसा और प्रोटीन को अपना भोजन बनाते हैं। तो आपको बताया क्या जा रहा है, जब हमने पढ़ा था यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में तो आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बताया गया था, वो है ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे फैट और प्रोटीन है, वो भी पौधे में बनता है। और इसका जो आपको एविडेंस मिलता है, इसके सबूत कैसे मिलते हैं, क्योंकि जब भी हमें वसा को हमें कंज्यूम करना हो तो हम क्या करते हैं, जो तेल होता है, तेल अलग अलग प्रकार के बीजों से हमें प्राप्त होता है, हम उस तेल को ग्रहण करते हैं। अगर हमें प्रोटीन को ग्रहण करना हो तो हम क्या अलग अलग प्रकार की दालों को ग्रहण करते हैं। तो उन दालों में जो प्रोटीन है वो इस बात का सबूत है कि जो पौधे होते हैं, पौधे में प्रोटीन का भी निर्माण हो रहा है, पौधे में वसा का भी निर्माण हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट का तो निर्माण हो रहा है। तो अब आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जो पौधे होते हैं, पौधे में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप डिटेल में उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, ये बात की हमने उन प्लांट्स के बारे में जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्या हो यदि आपको कहा जाए कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि वो फिर अपना पोषण किस प्रकार से करेंगे। तो अब हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है वो किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं, कितने प्रकार के वो यहाँ पे होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी आती है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि पौधों में पोषण जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब आप कहेंगे, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जो सारे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, ये हमने कहा था। लेकिन हमने कहा था अधिकतर जो पौधे होते हैं, मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, तो वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो दोनों प्रकार के पौधों के बारे में आपको जानना है। आपको जानना है कि जिन पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है वो कौन कौन से होते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, आपको डिटेल में जानना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो कौन कौन से पौधे होते हैं, उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सेकेंड बात आपको ये याद रखनी है कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, किन विधियों के द्वारा वो पोषण करते हैं। उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब यहाँ पे जिन पौधों के बारे में हम बात करेंगे वो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट होंगे, यानी कि परपोषी पौधे होंगे, क्योंकि ये अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करेंगे। तो स्वपोषी वही होंगे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर कोई प्लांट है
और प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना पोषण किसी अन्य पादप से ले रहा है, इसका मतलब वो क्या है, परपोषी पौधे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो परपोषी पौधे हैं उनमें पोषण किस प्रकार से पाया जाता है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा मैनी प्लांट्स डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल, यानी कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें आपसे बताया गया है हैंस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, यानी कि इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं तैयार करने में असमर्थ हैं। ये बात हमने कर ली है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपने क्या देखा, आपने कहा देयरफॉर दे रिले ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, इसीलिए वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधे और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नई बात पता चली, हमने कहा कि पौधों में क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो परपोषी हैं। अब ये अपने पोषण के लिए किसी अन्य पादप पे निर्भर रहेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, जो दूसरे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स पे भी ये क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि हम एक प्रकार का जो हमारे पास प्लांट आएंगे वो आएंगे परजीवी। एक प्रकार के जो प्लांट आएंगे हम उन्हें कहेंगे मृतजीवी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लांट आएंगे वो है कीटभक्षी। अलग अलग प्रकार के हमारे पास प्लांट आएंगे, कुछ के आप नाम पढ़ के समझ गए होंगे, जैसे कि कीटभक्षी। क्या होते हैं कीटभक्षी, कीटों का भक्षण करने वाले जो प्लांट्स होंगे वो कीटभक्षी होंगे। अब आपने कभी सुना नहीं होगा या फिर आपने कभी देखा नहीं हो कोई जो प्लांट है वो कीट को खा सकता है, लेकिन ऐसे प्लांट्स होते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इमेज में देखेंगे वो कौन से प्लांट होते हैं और किस प्रकार से ये कीटों का भक्षण करते हैं। वहीं अगर बात करें हम मृत जीवी के बारे में, तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अपना भोजन किसी मृत से प्राप्त करते हैं, यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो क्या क्या चीजें इनमें आएंगी कि अपने भोजन किससे बनाएंगे, जो सड़े गले पदार्थ होंगे। जैसे कि कोई प्लांट है वो सूख गया है और हमने उसकी कटाई कर दी है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो पेड़ है उसकी जो लकड़ी है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। या फिर कोई जो एनिमल है उसकी जो डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी क्या होती है, धीरे धीरे सड़ने लगती है। तो आप छोटे छोटे वहां पे पौधे उग जाते हैं और वो व्हाइट कलर के होते हैं, यानी सफेद कलर के होते हैं। तो सफेद कलर हम समझते हैं क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, कोई वर्णक नहीं है, इसीलिए वो सफेद कलर के होते हैं। और कहाँ पे उगेंगे, जहाँ पे सड़े गले पदार्थ होते हैं। और क्योंकि ये मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मृत जीवी। अगर हम बात करें यहाँ पे परजीवी की, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, आपने एक पेड़ देखा, एक पेड़ पे कुछ दूसरे प्रकार का पौधा या दूसरी प्रकार की बेल आपने देखी होगी। तो क्या है ये, एक ही पेड़ पे कोई दूसरी बेल भी उगाई है, कोई दूसरा पौधा या पेड़ भी उगाया है, तो क्या होगा, वो परजीवी होगा। परजीवी का मतलब ही है कि जो अपने जीवन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी पराये पर निर्भर करता है। देखिए जो परजीवी शब्द है वो किससे मेल खाता है, वो परपोषी पोषण से। कोई परपोषी है, परपोषी का भी वही मतलब है कि जो अपना पोषण किसी पराये से ले रहा है। इसका ये क्या है, परजीवी है, यानी कि जो अपना पोषण किसी पराये से ले रहा है। तो दोनों शब्दों में क्या अंतर होगा, देखिए परपोषी जो होगा वो दोनों ही प्रकार से अपना पोषण ले सकता है। जैसे कि हम कहें मृत जीवी भी परपोषी है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, अपना भोजन किसी अन्य से प्राप्त कर रहा है। वहीं अगर हम परजीवी की बात करें तो परजीवी क्या होता है, जो अपना भोजन किसी अन्य से ले रहा है लेकिन वो मृत नहीं है, वो क्या है, जीवित है। हमने कहा एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर कोई बेल उगाई है, तो पेड़ क्या है, जीवित है, बेल भी जीवित है। तो अपना भोजन किससे ले रहा है, एक जीवित प्लांट से ले रहा है, एक जीवित पेड़ से ले रहा है। वही मृत जीवी की हमने क्या बात की, हमने कहा ये अपना भोजन मृत से लेगा। तो दोनों ही किस में आते हैं, परपोषी में आते हैं। परपोषी में ये भी हो सकता है कि अपना भोजन आप किसी लिविंग से ले रहे हो, किसी जीवित से ले रहे हो, या फिर अपना भोजन किसी मृत से ले रहे हो। परजीवी का मतलब है अपना भोजन किसी जीवित से ले रहा है, मृत जीवी का मतलब है अपना भोजन किसी मृत से ले रहा है।
इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे इन तीनों चीजों के बारे में। परजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं, कीट भक्षी क्या होते हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है। जो एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं वो भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।